चलिए, पेज नंबर 117 सभी के पास है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बिगिनिंग करने जा रहे हैं आज। और जरा पुरानी यादें ताजा कर लें कि हमने सीपीटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई बातें पढ़ी थी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी और कंपनी का शेयर होल्डर, इन दोनों के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात हम जानते हैं कि नहीं? शेयर होल्डर जब प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर होता है बिगिनिंग में, तो कंपनी को एप्लीकेशन देता है और कंपनी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके जब उसे शेयर्स अलॉट कर देती है तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एप्लीकेशन जो दी जाती है वो एक ऑफर होती है और अलॉटमेंट जो दी जाती है वो एक एक्सेप्टेंस है। ये बात हम सभी जानते हैं, ठीक बात है कि नहीं? और ऑफर को एक्सेप्टेंस जब मिल जाए तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा आ जाता है, दोनों के ऑब्लिगेशन भी आ जाते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने कॉल्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं, कि कॉल्स को पे करना एक शेयर होल्डर की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। वेरी गुड, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। और वो लायबिलिटी आई क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी, मेंबर का दर्जा देगी और उसके बदले में शेयर होल्डर क्या करेगा? उसको शेयर का अमाउंट पे करेगा। बात ठीक है कि नहीं? अब इस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाली बहुत सारी बातें जो आज हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में सीखेंगे वो सीधी सीधी एक्सेप्टेंस के रूल्स से रिलेटेड है। एक्सेप्टेंस क्या कम्युनिकेटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए कि नहीं? याद है कि नहीं? वही सब पॉइंट जो हमने पढ़े थे सीपीटी में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट सब इस अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेबल माने जाने चाहिए, राइट? आइए एक्सेप्टेंस की बात करें। एक्सेप्टेंस जो है कौन कम्युनिकेट करेगा? कंपनी कम्युनिकेट करेगी या शेयर होल्डर? कंपनी। हमने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भी पढ़ा था ना, याद है कि नहीं? और उस एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट में हमने सीखा था कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बाय पोस्ट कैसे कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस की लेटर जब पोस्ट कर दी जाती है तो इस ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। ऑफरर कौन है? हमारा शेयर होल्डर। ऑफरर कौन है? शेयर होल्डर। और एक्सेप्टर कौन है? हमारी कंपनी। एक्सेप्टेंस लेटर के पोस्ट होते ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस as against whom? As against the offerer is complete. ठीक बात है कि नहीं? चाहे ये लेटर रास्ते में खो ही क्यों ना जाए, ये पॉइंट आया था सीपीटी में। अगर इस पर्सन ने, एक्सेप्टर ने सही एड्रेस पर सही स्टैंप लगाकर
प्रॉपरली लेटर पोस्ट कर दी है, तो चाहे ये लेटर रास्ते में खो ही क्यों ना जाए, फिर भी ये एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है। लाखों शेयर होल्डर जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर हैं, हमारे पास लेटर्स भेजेंगे एप्लीकेशन की या नहीं? उनमें से कुछ लोगों को हम अलॉट करेंगे, कुछ को रिफंड करेंगे, हाँ या ना? सबके घर, कुछ के घर अलॉट, कुछ के घर रिजेक्शन जाएगी। सबको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, हाँ या ना? क्या सबको फोन करके बोलेंगे? बताइए जरा, क्या इसके लिए रिटन कम्युनिकेशन होना जरूरी है या नहीं? या सबको बुलाएं कि आ जाओ जी, ले जाओ अपने लेटर्स? क्या करना चाहिए? पोस्ट कर देना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब कंपनी जितने भी अलॉटमेंट लेटर होगी, यानी अपनी एक्सेप्टेंस कैसे, अलॉटमेंट की जो लेटर्स हैं वो पोस्ट करेगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये सारी लेटर जब पोस्ट की जाएंगी तो एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट के सारे रूल्स इस पर अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस लेटर जैसे ही पोस्ट की गई, ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन पोस्ट करते ही कंप्लीट हो गया। एंड पॉइंट नंबर 2, even if letter is lost in transit, it will be a valid acceptance provided बोलिए, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? लेटर शुड बी करेक्टली एड्रेस्ड, प्रॉपरली स्टैम्प्ड, एंड पोस्टेड। तो अगर इन्होंने ये लेटर पोस्ट कर दी है सही एड्रेस, सही स्टैंप लगाकर, तो ये मान लिया जाएगा कि चाहे रास्ते में खो ही क्यों ना गई हो, फिर भी ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर हमारे इस कंपनी ने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो ये एक्सेप्टेंस का और रूल भी फॉलो करेगी कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, अदरवाइज ऑफर विल बी लैप्स्ड। पढ़ा था कि नहीं? सो पहला पॉइंट अगर ये हुआ, तो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस should be made within reasonable time. Otherwise application will lapse. It should be absolute and अनकंडीशनल। यानी अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ ऑफर। और ऑफर का मतलब, यहां पर ऑफर क्या है? एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक बात। यहां पर ऑफर क्या है? एप्लीकेशन। ये तो हो गई एक्सेप्टेंस की बातें। ठीक बात है या नहीं? लेकिन जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, तो ये अलॉटमेंट का डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब जो लोग इस अलॉटमेंट का डिसीजन लेंगे, उनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगर उनके पास डिसीजन भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी
allotment should be made by board of directors authorized in this behalf. बिना ऑथराइजेशन के ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड मान ली जाएगी। एक और एक्सेप्टेंस का आपने रूल पढ़ा था, याद है कि नहीं? जरा सोच के बताइएगा। एक लालमन शुक्ला वर्सेस था, वैसा ही एक एग्जाम्पल जिसमें एक पर्सन का नेफ्यू खो गया था और उसके नौकर ने उसको ढूंढ लिया था और लेके चला गया। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर, यानी बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ये पढ़ा था कि नहीं कि भैया बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उन्हीं को अलॉट किया जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? यानी बिना एप्लीकेशन के अलॉटमेंट नहीं हो सकती। अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को होगी जिसने हमें शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है। ठीक बात है कि नहीं? यानी नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट टू बी मेड टू whom? To those who have given application। ठीक बात है कि नहीं? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी हम उन्हीं को ये अलॉटमेंट भी करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये तो वही बातें हो गई जो हमने पुरानी आज तक पढ़ी हुई हैं, और देखो कहां उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक बात है नहीं? हमने अपने पेज नंबर 116 को पूरी तरह से कर लिया है इसी बोर्ड पे। आइए जरा पढ़ना शुरू करें कि अलॉटमेंट चीज क्या है। पेज नंबर 117 नॉट 116। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसका मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी is the invitation to the public to apply for the shares of the company। ये बात हम पहले जानते हैं कि नहीं? क्या होता है ये? invitation to an offer, prospectus की बात कर रहे हैं। an application for shares is an offer from the applicant to purchase the shares। ये बात भी हम कर चुके। when an application is accepted by the company it is called an allotment। ठीक बात है? Thus the allotment is a fresh issue of shares or reissue of forfeit shares is not allotment। क्यों? क्योंकि रीइश्यू से अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कि क्या रीइश्यू अलॉटमेंट होता है या नहीं, आपके दिमाग में ये पॉइंट्स आ जाने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 5, क्या कभी रीइश्यू के लिए एप्लीकेशन आती है? वो तो हम किसी एग्जिस्टिंग पर्सन को, किसी नोन पर्सन को इशू कर देते हैं। इसका मतलब ये कि री इशू के केस में डायरेक्ट अलॉटमेंट की जा रही है, वहां एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आ रही, इसीलिए हम उसे अलॉटमेंट कहेंगे ही नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? तो री इशू ऑफ शेयर जब भी होता है उसे हम अलॉटमेंट नहीं कहते। अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब पहली बार फ्रेश इशू किया जाता है और पब्लिक से या कोई भी पर्सन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अ वैलिड अलॉटमेंट क्रिएट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड दी अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? तो इसके बीच क्या बन जाता है? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। राइट? आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए कि कंपनी जब शेयर्स को अलॉट करती है, कैपिटल नहीं करती,
करवाती है। ऑथराइज कैपिटल करती है हमारी ऑथराइज। क्या इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हमने अलॉट करने के लिए कोई स्टेप लिया? अभी तक सिर्फ ऑथराइज ही करवाया, इशू करने के लिए नहीं लिया। जब तक कोई स्टेप नहीं लिया हम कहेंगे ये अभी अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल है। क्या बोलेंगे? अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल। एप्रोप्रिएशन कब होगा इसका? जब हम इसके इशू करने की कार्रवाई शुरू करेंगे और शेयर अलॉट कर देंगे तो इसका एप्रोप्रिएशन भी हो जाएगा। वर्ड यहां पर अगर समझना है तो हमें याद करना पड़ेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने क्या सीखा था? वर्ड देखा था, टाइप ऑफ गुड्स देखी थी, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को क्या करते हैं, दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली निकालते हैं, उसका वेट मेजर करते हैं और डिलीवरी के लिए तैयार कर देते हैं, तो हम कहते हैं जी एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया। पहले जब तक ये सब काम नहीं किया गुड्स क्या थी? अनअसर्टेन्ड, अनएप्रोप्रिएटेड। अब क्या हो गई? एप्रोप्रिएटेड। ठीक बात है कि नहीं? वही सेम चीज, कैपिटल अभी तक हमने अलॉट नहीं की, जब उसका एक हिस्सा अलॉट कर दिया तो क्या बन गई वो? एप्रोप्रिएटेड कैपिटल। आइए केस को पढ़ें। श्री गोपाल जलान एंड कंपनी वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड। अलॉटमेंट इज द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कंपनी ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू अ पर्सन। यानी जब उस सारे के सारे अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल में से कुछ हिस्सा हम किसी एक पर्सन को अलॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगी? ये एप्रोप्रिएटेड कैपिटल। इसे ही हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। राइट, आइए आगे चलें। अब जनरल प्रिंसिपल्स की बात, ये तो हम चुके हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी का मतलब क्या? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ऑथराइज्ड है इस काम को करने के लिए, उन्होंने पैसा मंगवा लिया। आइए पढ़ें। द अलॉटमेंट मेड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी properly authorized to allot shares on behalf of board of directors. Otherwise the allotment will be invalid. ठीक बात है बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट एप्लीकेशन ओनली। ये साफ बात बताती है कि भैया एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर। पहले तो एप्लीकेशन आएगी तभी अलॉटमेंट होगी। एन अलॉटमेंट कैन बी मेड ओनली ऑन अ रिटन एप्लीकेशन इन द फॉर्म applied by the company in this regard. Thus valid allotment cannot be made on an oral request. Written होना चाहिए, ये सब जानते हैं। Communication of allotment. No binding contract is created until the allotment is properly communicated to the applicant. Generally the allotment is communicated through post. Posting of properly addressed and stamped letter of allotment is sufficient communication even if the letter is delayed. केस का नाम फायर एंड कैरेज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्राहक। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसी ने यह बताया एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट का पूरा सिस्टम। इज इट क्लियर? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रीजनेबल टाइम। द allotment of shares must be made within a lapses. ये एक्सेप्टेंस का रूल है। Absolute and unconditional. The allotment of shares must be absolute and in accordance with the terms and conditions of the application. Otherwise, the applicant may reject the allotment. ठीक बात है कि नहीं? ये हो गए हमारे जनरल प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रूल पर बेस्ड है। अब आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि लॉ क्या कहता है। बड़े ध्यान से मेरी बातें समझ लीजिए।
स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। हमारे पास कंपनीज एक्ट भी है, सेबी के रूल्स भी हैं,